हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आए और इस प्रश्न श्रृंखला के हमने पिछली क्लास में आपको 65 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 65 के आगे से आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज ही क्लास में भी हम आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले, जिसमें हम आपको क्वेश्चन तो कराएंगे, साथ ही आपको व्याख्या भी कराने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, साथ ही आपको आसपास से बनने वाले क्वेश्चन भी मिलने वाले। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलेगा। तो चलिए कम समय में बेहतरीन रिवीजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज ही क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, इनके 66 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। PRA में सबसे अधिक प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, रोल प्ले, सोशल मैपिंग, लेक्चर मेथड या स्टोरी टेलिंग। महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसे लगाते हुए चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन PRA में सबसे प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सोशल मैपिंग। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। PRA में सोशल मैपिंग द्वारा गांव के संसाधन, घर, सड़क, जल स्रोत, समस्या आदि का चित्रण ग्रामीण स्वयं बनाते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 67, सामुदायिक विकास में एक्सटेंशन वर्कर की भूमिका क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया है, परिवर्तन का उत्प्रेरक, आदेश देने वाला, केवल शिक्षक या केवल निरीक्षक। जहाँ पर भी आपको केवल नजर आए, जो ज़्यादातर ऑप्शन आपके गलत ही होंगे, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। अब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए कि सामुदायिक विकास में एक्सटेंशन वर्कर की भूमिका क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, परिवर्तन का उत्प्रेरक। ये इसकी यहाँ पर भूमिका है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक्सटेंशन वर्कर समुदाय में नई तकनीक, शिक्षा, नेतृत्व और जागरूकता लाने का काम करता है, इसलिए उसे चेंज एजेंट कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा रेशा यानी कौन सा फाइबर प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन आपको देंगे, कपास, ऊन, रेयॉन या पॉलिएस्टर। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलना है। आपको बताना है कि कौन सा रेशा प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ऊनी रेशा प्रोटीन का बना रेशा है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊन और रेशम प्रोटीन फाइबर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा रेशा प्रोटीन से बना रेशा है। तो वहाँ पर ऊन और रेशम, इसमें से आपको कुछ भी दे देगा, तो ये आप ध्यान रखते हुए चलेगा। ये प्रोटीन फाइबर रेशा है, जबकि कपास और लिनन ये क्या है, सेलुलोजिक रेशा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। वही रेयॉन व पॉलिएस्टर ये कृत्रिम फाइबर है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। फास्टनेस शब्द वस्त्रों में किससे संबंधित है। ऑप्शन आपको देंगे, कपड़े की मोटाई, रंग की स्थायित्व क्षमता, धागे की लंबाई या सिलाई की गुणवत्ता। आपको यहाँ पर बताना है कि फास्टनेस शब्द वस्त्रों में किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसे लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, रंग की स्थायित्व क्षमता से संबंधित है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रंग की वह क्षमता की वह धुलाई, धूप और रगड़ से न उतरे, उसे फास्टनेस कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 70, सोशलाइजेशन इनके सामाजिकरण की प्रक्रिया किसे दर्शाती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देखें, बच्चे का शारीरिक विकास, केवल खेलकूद, केवल भाषा सीखना या बच्चे का समाज के नियम व मान्यताओं को सीखना। आपको यहाँ पर बताना है कि सोशलाइजेशन प्रक्रिया किसे दर्शाती है और इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, बच्चे का समाज के नियम व मान्यताओं को सीखना। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया को दर्शाती है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज की संस्कृति, मूल्य, भाषा और परंपराएं सीखता है। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य मनोवैज्ञानिक संकट क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया, विश्वास बनाम अविश्वास, निकटता बनाम अलगाव, उद्योग बनाम हीनता या पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आपको इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण लगाते चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य मनोवैज्ञानिक संकट क्या है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये यहाँ पर इसका मनोवैज्ञानिक संकट है। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किशोर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। पहचान स्थापित न होने पर भूमिका भ्रम की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन आपको दिए गए 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 180 दिन। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में लगातार पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि आरबीसी कहाँ पर बनती है, तो अस्थि मज्जा में बनती है और उनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन तंत्र में अम्ल यानी कि HCl का स्राव किस अंग से होता है? ऑप्शन आपको दिया गया यकृत, अग्नाशय, अमाशय या छोटी आंत। आपको बताना है कि पाचन तंत्र में अम्ल का स्राव किस अंग से होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो अगर हम HCl अम्ल की बात करें तो ये अमाशय में स्रावित होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथि यानी कि HCl स्रावित करती है, जो भोजन को पचाने और जीवाणु नष्ट करने में सहायक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 74, हाइपोथेसिस का अर्थ है। ऑप्शन आपको देंगे शोध का परिणाम, शोध की प्रारंभिक धारणा या अनुमान, शोध का निष्कर्ष या शोध की समस्या। आपको बताना है कि हाइपोथेसिस का अर्थ है, तो क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से शोध की पारंपरिक धारणा या अनुमान, ये इसका अर्थ है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हाइपोथेसिस वह कथन है जिसे सत्य या असत्य सिद्ध करने के लिए शोध किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 75, मीन मीडियम मोड किसके उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ये क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि मीन मीडियम मोड किसके उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के उदाहरण है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ये सांख्यिकी की वह मापें हैं जो किसी डाटा को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स, अगर आज ये क्लास में भी आपको हमारी स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी क्लास देख सकते हैं, लेकिन क्लास को आपको पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहने वाले। कौन सा रोग पानी के प्रदूषण से फैलता है? ऑप्शन आपको दिए गए 6 रोग यानी कि टीबी, टाइफॉइड, चेचक या डेंगू। आपको बताना है कि कौन सा रोग पानी के प्रदूषण से फैलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, टाइफॉइड। ये पानी के प्रदूषण से फैलने वाला रोग है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। टाइफॉइड, हैजा आदि जल जनित रोग है जो दूषित जल से फैलते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा, टाइफाइड और हैजा ये जल जनित रोग है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 77, हाथ धोने के लिए WHO द्वारा अनुशंसित समय है। ऑप्शन आपको दिए गए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट। आपको इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण लगाते हुए चलना। आपको बताना है कि हाथ धोने के लिए WHO द्वारा अनुशंसित समय क्या निर्धारित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 20 सेकंड का समय अनुशंसित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हाथ धोने में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन का उपयोग करने से अधिकांश रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 78, कपास के रेशे की प्रमुख रासायनिक संरचना क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड या पॉलिएस्टर। अगर आपने पिछले क्वेश्चनों को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। आपको बताना है कि कपास के रेशे की प्रमुख रासायनिक संरचना क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, सेलुलोज। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। अगर आपसे ऊन और प्रोटीन यहाँ पर ऊन और रेशम आपसे पूछे तो प्रोटीन रेशा, ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास एक प्राकृतिक फाइबर है जिसकी संरचना
मुख्यतः सेलुलोज यानी कि लगभग 94% होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। इसकी यहाँ पर मात्रा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो लगभग 94% मात्रा होती है। और कपास एक प्राकृतिक फाइबर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वस्त्र रिंकल रेजिस्टेंस यानी कि सिलवट रोधी होता है? ऑप्शन आपको दिए गए रेयॉन, ऊन, लिनन या पॉलिएस्टर। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलना है। आपको बताना है कि कौन सा वस्त्र सिलवट रोधी होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पॉलिएस्टर। ये सिलवट रोधी वस्त्र होता है, तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पॉलिएस्टर एक कृत्रिम फाइबर है जो मजबूत, सिलवट रोधी और जल्दी सूखने वाला होता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 80, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? ऑप्शन आपको दिए गए सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और पियाजे की आप चारों अवस्थाओं को इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा। पियाजे से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप इसे भी ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा। आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये यहाँ पर पियाजे की दूसरी अवस्था है जो यहाँ पर 2 से 7 वर्ष की होती है। अगर हम यहाँ पर पहली अवस्था की बात करें तो सेंसरी मोटर होगी, तीसरी अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगी और चौथी यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जो 2 से 7 वर्ष की आयु में आती है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों, भाषा और कल्पना के माध्यम से सोचता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा परिवार न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है संयुक्त परिवार, दादा दादी सहित परिवार, रिश्तेदारों वाला परिवार या छोटा परिवार, पति पत्नी और बच्चे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न से भी लगाते हुए चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, छोटा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे हो, तो वे न्यूक्लियर फैमिली कहलाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। न्यूक्लियर फैमिली में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। हमारा 82वां क्वेश्चन है, किडनी यानी कि गुर्दे की मूल इकाई कौन सी है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वोलाई या यहाँ पर एट्रियम। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर किडनी की मूल इकाई कौन सी है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर किडनी की मूल इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन हमारा आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है जो रक्त के अपशिष्ट छानकर मूत्र बनाती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन आपको दिए गए यकृत, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या अधिवृक्क ग्रंथि। आपको बताना है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अगर हम इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो ये स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यहाँ पर इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अग्नाशय। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। सैंपलिंग का अर्थ है, ऑप्शन आपको दिए गए संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन, डेटा का विश्लेषण या परिणाम की व्याख्या। आपको बताना है कि सैंपलिंग का अर्थ है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जनसंख्या से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करना, ये सैंपलिंग का अर्थ है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब पूरी जनसंख्या का अध्ययन संभव न हो तो उसका छोटा प्रतिनिधि भाग लेकर शोध किया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 85, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन किसका माप है? आपको यहाँ पर बताना है कि मानक विचलन किसका माप है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, डिस्प्रेशन यानी कि विचलन। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आंकड़े औसत से कितने फैले या बिखरे हुए हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विचलन। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 86, हैजा किस जीवाणु से फैलता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पहला ऑप्शन आपको दिया गया साल्मोनेला टाइफी या विब्रियो कोलेरा, या यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या प्लाज्मोडियम विवेक्स। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि हैजा किस जीवाणु से फैलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा क्योंकि हैजा से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण हैजा रोग फैलता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हैजा दूषित जल व भोजन से फैलता है, इसका कारण विब्रियो कोलेरा जीवाणु है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 87, व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे पहला नियम क्या है? ऑप्शन आपको देगा संतुलित भोजन करना, बाल कटवाना, दवाई खाना या हाथ पांव धोना। आपको बताना है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे पहला नियम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा, व्यक्तिगत स्वच्छता का जो सबसे पहला नियम है वह है यहाँ पर हाथ पांव धोना। यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हाथों की स्वच्छता रोगों की रोकथाम के लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर संक्रमण हाथों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हाथ पांव को धोना। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रेयॉन को कृत्रिम रेशा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दे गए, यह सिल्क से अधिक मजबूत है, यह चमक व बनावट में रेशम जैसा दिखता है, यह प्राकृतिक रेशा है, या यह केवल ऊन से बनाया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम केवल की बात करें तो केवल वाला ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट जाएगा। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यह सिल्क से अधिक मजबूत है, क्या ये ऑप्शन होगा? तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यह प्राकृतिक रेशा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि ये कृत्रिम रेशा है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यह चमक व बनावट में रेशम जैसा दिखता है, तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेयॉन से बनी वस्त्र सामग्री का लुक व फिनिश रेशम जैसा होता है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वस्त्रों की सिलाई के समय बायस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपको दिया गया सीधा ताना, सीधा बाना या 45 डिग्री कोण पर कटा हुआ कपड़ा या प्राकृतिक रेशा। आपको यहाँ पर बताना है कि वस्त्रों की सिलाई के समय बायस शब्द का क्या अर्थ है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर भी लगाते चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 45 डिग्री कोण पर कटा हुआ कपड़े को यहाँ पर बायस शब्द इसका अर्थ है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपड़े को 45 डिग्री कोण पर काटने पर उसमें अधिक लचक और फिटिंग आती है, इसे ही बायस कट कहते हैं, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 90, किशोरावस्था को किस विकासात्मक चरण की संधि अवधि माना जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए शैशवावस्था और वयस्कावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था या शैशवावस्था और वृद्धावस्था। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि किशोरावस्था को किस विकासात्मक चरण की संधि अवधि माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते हुए चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बाल्यावस्था और वयस्का अवस्था। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस बाल्यावस्था और वयस्कावस्था की संधि अवस्था होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीव्र परिवर्तन होते हैं। अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो सर्वाधिक परिवर्तन किशोरावस्था में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक ये सभी परिवर्तन आपको किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल के द्वारा कही गई है, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 91, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन आपको देंगे पियाजे, फ्रॉइड, स्किनर या बंडूरा। आपको बताना है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते हुए चलिएगा।
जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है बंडूरा, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है जिसमें अनुकरण इमिटेशन और प्रक्षेपण ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखने पर बल दिया गया, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 92, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए भोजन का पाचन करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना या हार्मोन का संश्लेषण करना। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 93, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? ऑप्शन आपको देगा इंसुलिन और ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या ऑक्सीटोसिन। आपको बताना है कि अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हो इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करता है जो रक्त शर्करा रक्त को नियंत्रित करते हैं, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 94, नल हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन आपको देंगे परिकल्पना को सिद्ध करना, परिकल्पना को अस्वीकार करना, शोध को सटीक बनाना या यह मानना कि कोई अंतर या संबंध नहीं है। आपको बताने कि नल हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, यह मानना कि कोई अंतर या संबंध नहीं है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नल हाइपोथेसिस मानती है कि समूह में कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध नहीं है, परीक्षण द्वारा इसे स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 95, माध्यिका यानी कि मीडियन क्या दर्शाती है? ऑप्शन आपको दिए गए सबसे अधिक बार आने वाला मान, सभी संख्याओं का औसत, व्यवस्थित संख्याओं का मध्यमान या डेटा का कुल योग। आपको यहाँ पर माध्यिका क्या दर्शाती है ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर माध्यिका की बात करें तो व्यवस्थित संख्याओं का मध्यमान ये दर्शाती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। माध्यिका वह मान है जो व्यवस्थित आंकड़ों में बीच में आता है। हाथ धोने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन आपको दे केवल पानी से धोना, मिट्टी से रगड़ना, साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना या कपड़े से पोंछना। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो कि WHO के द्वारा कितना समय निर्धारित किया गया हाथ धोने का। तो हाथ धोने का सबसे प्रभावी जो तरीका होगा वो क्या होगा, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रोगाणुओं से बचाव के लिए साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए, जो सबसे प्रभावी माना जाता है और ये WHO के अनुसार कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 97, स्वच्छता अभियान यानी कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए 2008, 2010, 2014 या 2016। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वच्छता अभियान के स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन ये 2014 में प्रारंभ हुआ, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, ये डेट भी आप याद करते ही चलेगा, कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लेता है तो डेट को भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रारंभ हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि किसकी जयंती पर ये प्रारंभ हुआ, तो महात्मा गांधी की जयंती पर प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 98, ऊन किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सेलुलोज आधारित, प्रोटीन आधारित, खनिज आधारित या सिंथेटिक आधारित। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही यहाँ पर टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऊन से आप यहाँ पर क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। आपको बताना है कि ऊन किस प्रकार का रेशा है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर ऊन की बात करें तो ऊन प्रोटीन आधारित रेशा है। यहाँ पर हमारा
बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊन केराटिन नामक प्रोटीन से बना प्राकृतिक रेशा है, तो इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन नामक प्रोटीन होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 99, वस्त्र धुलाई में नील का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है दाग हटाने हेतु, कपड़े को सफ़ेद व चमकीला दिखाने हेतु, धूल हटाने हेतु या सिकुड़न रोकने हेतु। आपको यहाँ पर बताना है कि वस्त्र में नील का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कपड़े को सफ़ेद व चमकीला दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन का साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नील के प्रयोग से कपड़े का पीलापन कम होता है और सफ़ेदपन व चमक आती है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 100, संज्ञानात्मक विकास के चरण यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन यहाँ पर दे पियाजे, फ्रॉइड, एरिक्सन या स्किनर। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के चरण का सिद्धांत किसने दिया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम यहाँ पर बात करें संज्ञानात्मक विकास के चरण की, तो पियाजे के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। और पियाजे से आपको 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 चरण बताए हैं, जिसमें पहला है संवेदी गति, दूसरा यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा यहाँ पर ठोस संक्रियात्मक और यहाँ पर चौथा है यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक। इन अवस्थाओं को भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 101, प्रारंभिक बचपन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड किस आयु समूह को कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या यहाँ पर 12 से 18 वर्ष। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रारंभिक बचपन किस आयु समूह को कहा जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रारंभिक बचपन की जो अवस्था है वे यहाँ पर 2 से 6 वर्ष है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आपसे उत्तर बाल्यावस्था पूछे तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 6 से 12 वर्ष। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है, जिसमें भाषा व सामाजिक कौशल तेजी से विकसित होते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 102, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें हृदय, यकृत, गुर्दा या मस्तिष्क। आपको बताने कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र या मैनेजर मस्तिष्क को कहा जाता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मस्तिष्क सभी शारीरिक गतिविधियों, विचारों और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। कहीं कहीं आपको शरीर का मैनेजर भी आपसे पूछ लेता है, तो आप इसे भी ध्यान रखते चलिएगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 103, गुर्दे यानी कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे पाचन करना, रक्त को शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, ऊर्जा उत्पादन करना या हार्मोन बनाना। आपको बताना है कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं, रक्त को शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, ये इसका कार्य है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 104, नमूना यानी कि सैंपल किसे कहते हैं? ऑप्शन आपको देंगे पूरी जनसंख्या, शोधकर्ता, जनसंख्या का एक प्रतिनिधि भाग या सांख्यिकी उपकरण। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते ही चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें अगर नमूने की हम बात करें तो जनसंख्या का एक प्रतिनिधि भाग, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नमूना जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा होता है जिसे पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधि माना जाता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 105, प्रश्नावली पद्धति किस प्रकार का शोध उपकरण है? ऑप्शन यहाँ पर दें गुणात्मक, मात्रात्मक, मिश्रित, दोनों ए और बी। आपको बताना है कि प्रश्नावली पद्धति किस प्रकार का शोध उपकरण है। महत्वपूर्ण प्रश्न से भी आप लगाते चलेगा।
जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रश्नावली पद्धति मात्रात्मक शोध उपकरण है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रश्नावली पद्धति मात्रात्मक शोध का प्रमुख उपकरण है जिससे संख्यात्मक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 106, हैजा किसके कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए वायरस, कवक, परजीवी या बैक्टीरिया। आपको यहाँ पर बताने की हैजा किसके कारण होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हैजा विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया से होता है जो दूषित जल या भोजन से फैलता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा, ये किससे फैलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर विब्रियो कॉलरा, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 107, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए रोग फैलाना, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, शरीर की थकान कम करना, रक्तचाप नियंत्रित करना। आपको बताना है कि टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ये टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है, तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। टीकाकरण द्वारा शरीर में प्रतिरक्षा विकसित होती है जिससे वह विशेष रोगों से बचाव कर सकता है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। भारत में पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए 1942, 1952, 1962 या 1955। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में पहला प्राथमिक केंद्र यानी कि PHC कब स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न से लगाते हुए चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 1952 में स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर हम भी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत में पहला PHC वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कार्यक्रम के तहत ये खोला गया था। तो ये यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। ये आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 109, गोल्डन आवर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको दिए गए जन्म के बाद बच्चे की देखभाल, दुर्घटना के बाद पहला घंटा, टीकाकरण अवधि या आपातकालीन दवाइयाँ। आपको बताने की गोल्डन आवर शब्द किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसे भी लगाते चलिएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दुर्घटना के बाद पहला घंटा, इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या से। इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पर समझते चलेंगे कि क्यों कहा जाता है। दुर्घटना या गंभीर चोट के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर कहलाता है, जिसमें समय पर उपचार मिलने पर जान बचाई जा सकती है। इसीलिए इस घंटे को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर कहा जाता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110, प्राथमिक उपचार में रक्तस्राव रोकने का सबसे पहला तरीका क्या है? आपको बताना है कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार में रक्तस्राव रोकने का सबसे पहला तरीका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे कपड़ा बांधना, दवा लगाना, दबाव डालना या अंग काट देना। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दबाव डालना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए समझ लेते व्याख्या के साथ में। अधिक स्राव होने पर सबसे पहले साफ कपड़े या पट्टी से घाव पर दबाव डालना चाहिए ताकि रक्त बहना कम हो सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के आज के अंतिम क्वेश्चन की और, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सांप काटने पर प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर दे घाव पर पानी डालना, जहर चूसना, रोगी को स्थिर रखना या घाव पर गर्म तेल लगाना। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा क्लास को और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। और जैसे जैसे आप क्लास को शेयर करते हैं वैसे वैसे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो हमारा मोटिवेशन भी आप बढ़ाते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाए। तो चलिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।